नमस्कार, 12 से 2 पॉलिटिकल शो के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर जहां से निकलेगी वो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो पूरा हो गया है, और इसी पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत करते हैं संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण से। राष्ट्रपति ने अपने इस अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया है, इमरजेंसी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया 1975 में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला, संविधान पर कई बार हमले किए गए, संविधान हमारे लिए जन चेतना का हिस्सा है। तो सुनाते हैं आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण का वो हिस्सा जिसमें राष्ट्रपति ने सीधे इमरजेंसी का जिक्र करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। विजय जी, आपका रिएक्शन सबसे पहले सर, त्वरित टिप्पणी आपकी। जिस तरीके से इमरजेंसी वाला मुद्दा हम देख रहे हैं कल से सियासी तौर पर गरमा रहा है, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र। जी, इसको थोड़ा सा और पहले चलना पड़ेगा। जो हमारे लोकसभा के आम चुनाव हुए 2024 में, वहाँ पर से ये मसला शुरू हुआ जब विपक्ष ने संविधान बदलने का मसला उठाया और कहा कि ये सरकार यदि आएगी तो संविधान बदलेगी, और उसका मतलब था कि आरक्षण को ख़त्म करेगी। और ये पूरे इलेक्शन में एक बड़ा इशू संविधान को लेकर बनाया गया। और कल आपने देखा कि जब हाउस शुरू हुआ, लोकसभा की बैठक शुरू हुई, हमारे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस समय भी सब लोग शपथ के वक्त भी संविधान दिखा रहे थे। तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव संसद की तरफ से इमरजेंसी को लेकर किया और उसकी कड़ी निंदा की, उस पर हमला किया। उस पर भी कल काफ़ी विरोध वहाँ पर विपक्ष ने किया था। और ये वक्त भी ऐसा है, 25-26 जून 1975 को और आज 27 जून को हम बैठे हुए हैं। तो इमरजेंसी, क्योंकि ये जवाब है सरकार का विपक्ष के उन लोगों पर जो संविधान को लेकर बार बार बात कर रहे हैं कि सरकार जो है संविधान बदलना चाहती है। तो मतलब ये संविधान तो आपने बदला है। राकेश शुक्ला जी, ये संविधान वाला जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जाता रहा लगातार, उसकी काट के लिए इमरजेंसी वाला दावा है। दो चीजें, सरकार की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि संविधान जन आस्था का विषय है, उसको राजनीति का औजार नहीं बनाना चाहिए। संविधान का मुद्दा और इमरजेंसी का मुद्दा उठा के सरकार की तरफ से ये संदेश देने का भी प्रयास किया गया है, खासकर नई पीढ़ी को, कि 50 साल पहले यही कांग्रेस संविधान को लांघ कर आपातकाल निर्मित किया था और उस आपातकाल में सब कुछ पंगु कर दिया गया था। यहाँ तक कि जो 4 अपने स्तंभ माने जाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, इन सब को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ये बताने का प्रयास है कि संविधान ना बदला गया है, और आपके राज्यसभा और लोकसभा में भले ही एक ही पार्टी के सभी सांसद होंगे तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता। सरकार का कुल मुद्दा ये है कि संविधान को लेकर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, और संविधान अपनी जगह पे था और संवैधानिक व्यवस्था से ही भारत चले। तो ये प्रोफेसर चंद्रचूड़, इमरजेंसी का जिक्र जिस तरीके से अब बार बार किया जा रहा है, याद दिलाया जा रही है उस काला जो कालखंड था, काला अध्याय था उसकी, आपको लगता है कि संविधान वाला मुद्दा अब हल्के हल्के कर विपक्ष की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा, भूल जाएगा विपक्ष उसको? देखिए, विपक्ष उसको भूलेगा या नहीं भूलेगा, विपक्ष को भूलना पड़ेगा, और वो ये भी भूलना पड़ेगा इसलिए क्योंकि उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे याद है 2021 या 22 में राहुल गांधी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था, और उन्होंने वहाँ कहा था कि ये जो इंदिरा गांधी ने जो लगाया था इमरजेंसी, वो गलत था। जब आपके पास एक ऐसा आपका एक ऑलरेडी प्रूवन एक आप कर चुके हैं काम, और उसके बाद आप एग्रेसिवली दूसरे किसी दल पर या किसी इस पर आप कह रहे कि आप करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये शायद एक ऐसा चक्र था जिस चक्र में छोटे दौर पर तो हो सकता है कि विपक्ष को या राहुल गांधी को कुछ फ़ायदा हो गया होगा, लेकिन ये इसकी गूंज बहुत लंबी है जो कांग्रेस के ने किया है, और उस पर जो एक छवि उनकी बनी हुई है उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होगा। और आप ये चीज़, और ये बहुत ज़रूरी है जान लेना कि आज जिस प्रकार का विपक्ष है, उस विपक्ष में कई ऐसे दल हैं जो एक समय में इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे। आज मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी दल है जो कंसिस्टेंटली इमरजेंसी का विरोध तब भी करती रही थी, आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि ये देश जो है संविधान से चलता है।
किसी के द्वारा इस प्रकार का गलत आरोप लगाना मेरे ख्याल से वो निंदनीय भी होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है वो इस बार हथियार डालता हुआ नजर आ नहीं रहा है विजय जी, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से इमरजेंसी की याद दिलाई जा रही है तो विपक्ष पलटवार कर रहा है, और ये कहते हुए पलटवार कर रहा है कि साहब आप 50 साल पुरानी इमरजेंसी की याद तो दिला रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से वो इमरजेंसी के काउंटर में विपक्ष अघोषित इमरजेंसी ये शब्द लेकर आ रहा है। जब आप घोषित इमरजेंसी की बात करते हैं तो फिर घोषित इमरजेंसी पर चर्चा करने में क्या बुराई है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह, और 50 साल नहीं, आप यदि जानेंगे समझेंगे इमरजेंसी को, उस दौर को 75 to 77 का जो दौर है वो हिंदुस्तान का पूरा कालखंड ही जो है ना वो काला अध्याय है। सब तरह की व्यवस्थाओं को खत्म किया गया, खासतौर से न्यायपालिका को, मीडिया को तो जिस तरह से किया गया था वो भी है, प्रधानमंत्री को जिस तरह से ताकतवर बनाया गया, संविधान को जिस तरह से इग्नोर किया गया, संविधान को जिस तरह से बदला गया, उसके प्रस्तावना तक को भी बदला गया, और जो 42nd अमेंडमेंट है, 41st अमेंडमेंट है जिसने पूरी व्यवस्था को बदल दिया था, तो वो बार बार आपको याद दिलाना चाहिए मैं समझता हूँ, ताकि कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता जो है ये हिम्मत दोबारा हिंदुस्तान में नहीं कर सके कि इमरजेंसी जैसा कोई काम किया जा सके। इसलिए उसको याद रखना, और नई पीढ़ी को, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी नई पीढ़ी है आज 30-35% जो लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को ये याद रखना जरूरी है कि इमरजेंसी के उस कालखंड में क्या हुआ था, उसको याद रखना। और जब जब आप इमरजेंसी के कालखंड को याद रखेंगे तो आप अघोषित इमरजेंसी के भी विरोध में खड़े होंगे, यदि अघोषित इमरजेंसी है तो। ठीक है राकेश सर। रोमाना जी, हमें याद करना चाहिए कि सिख दंगे हुए थे दिल्ली में इंदिरा जी के निधन के बाद, और उस पर सीधे साधे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी से माफ़ी मंगवा दी गई, लेकिन आपातकाल में सीधे गांधी परिवार जुड़ा हुआ है। इस वजह से वो बच रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार इस मुद्दे पे माफ़ी नहीं मांगेगा, और मुझे लगता है इसीलिए वो बार बार खड़गे जी से कहलवाया जाता है कि 50 साल पहले का इश्यू क्यों उठाया जा रहा, अभी के मुद्दों पे ध्यान दीजिए। तो भाई अभी के मुद्दों पे ध्यान इसलिए केंद्रित नहीं हो पा रहा क्योंकि 50 साल पहले जो संविधान के इशू को लेके कांग्रेस ने जो अपनाया गलत नीति, और उसी इशू को आपको लगता है एक प्रदर्शन तैयार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार संविधान बदलने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस को ये याद दिलाती है कि संविधान की अवहेलना तो कांग्रेस ने किया है, और 50 साल बाद उसको लगता है कि पब्लिक भूल गई होगी, इसलिए वो चाह रही है कि अब संविधान बदलने का एक नया प्रदर्शन तैयार किया जाए। और मुझे लगता है ये आने वाले समय में ये मुद्दा जिस तरीके से टकराव में है वो एक घातक साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे गांधी परिवार फंसा हुआ है। इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का जिक्र तो हम लोग करते रहते हैं कि इमरजेंसी में जो हुआ, लेकिन यदि आप पिछले उस 50 साल के 60 साल के कालखंड को देखें तो उस समय सबसे ज़्यादा संविधान का गैर इस्तेमाल किया गया, गैर वाजिब तरीके से। सरकारों को बर्खास्त करने के लिए आर्टिकल 356 का जितना यूज नेहरू सरकार के दौरान, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। राज्यपालों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, उस हद तक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि राज्यपाल जो है सरकारों को निरस्त करने का फैसला नहीं कर सकते, और ये फैसला हाउस में किया जाएगा। बॉम्बे फैसले में ये कहा गया। तो किस तरह से मुख्यमंत्री अधिकारों को सीमित कर दिया, राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, मुख्यमंत्री हर रात बदल दिए जाते थे। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि यहाँ इस 24 चुनाव में जो एक संविधान बदलने का पूरा नैरेटिव आगे बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं उसकी जो बुनियाद थी उसमें ये डर छुपाकर परोसा गया लोगों के सामने कि संविधान बदला जाएगा मतलब आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ सारा का सारा डर जो है वो आरक्षण के इर्द गिर्द समेट दिया गया, और जब हम इमरजेंसी वाला दाव आगे बढ़ाते हैं ये संविधान की काट के तौर पर, तो क्या पलटवार उस रूप में विपक्ष पर किया जा रहा है, उस रूप में घेराबंदी की भी जा रही है? देखिए रोमाना जी, ये समझना होगा कि अगर आप पिछले 10 वर्षों को देखें और खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड को देखेंगे तो उन्होंने कोशिश ये की थी हमेशा कि सबका विकास हो, समावेशी एक समाज बने, और उस समावेशी समाज के ठीक विरुद्ध एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि 401 ये स्पेक्युलेटिव था कि ये होगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से डरा कर, एक प्रकार से सहमा कर एक उन्होंने मैंडेट लिया। हालांकि वो मैंडेट इतना नहीं था कि विपक्ष को सत्ता मिल जाती, लेकिन एक मैंडेट उनको मिल गया।
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर जरूर प्रहार करेगी, क्योंकि अगर किसी के बारे में दुष्प्रचार किया गया हो तो उस पार्टी का एक धर्म भी है, एक दायित्व भी है कि अपने विरुद्ध किए गए दुष्प्रचार को निरस्त करे। ठीक है, इस बीच देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण और अभिभाषण की एक एक कर बड़ी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो इमरजेंसी वाली बात पर तो हमने चर्चा कर ली, राष्ट्रपति के आज के अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया गया। राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी। राष्ट्रपति ने कहा है पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं, नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं और वहीं पर नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का यह जोरदार प्रदर्शन। तो एक तरफ राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात कही जाती है कि साहब परीक्षा में सुधार को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, जो पेपर लीक के दोषी हैं उन्हें सरकार बख्शेगी नहीं और पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक से, इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस का यह प्रदर्शन, बड़ी मांग क्या की जा रही है? वही नीट की परीक्षा रद्द हो, एनटीए में सुधार हो और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अभिषेक, की मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, नीट में धांधली की मांग कर रहे हैं। और देखिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, ये पूरा पार्लियामेंट तक चलेगा। 100 किस तरह के साथ इस देश दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसको ठीक करवाते हैं, फिर आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलेंगे। तो फिलहाल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली की जंतर मंतर की तस्वीरें हैं और देखिए किस तरीके से जो पोस्टर्स हाथ में हैं, इन्वेस्टिगेट एनटीए, मतलब ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसकी जांच कराई जाए, इसमें सुधार किया जाए, नीट की परीक्षा रद्द की जाए। ये वो तमाम मांगे हैं जो पिछले कई दिन से, जब से ये नीट पेपर लीक का मामला उजागर हुआ है तब से हम सुन रहे हैं और इसी को लेकर सियासत जोरों पर है, सड़क पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी क्रम में आज ये जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। एक त्वरित टिप्पणी हम लेते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है राकेश शुक्ला जी और उसमें भी इसका जिक्र किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार नब्ज पहचान रही है लोगों की, गुस्सा है पेपर लीक को लेकर। देखिए सरकार ने सिरे से विपक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया है कि ना पुराने पैटर्न पर एग्जाम होगा ना पुराने पैटर्न पर मतदान होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ईवीएम का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा ये दोनों पुराने पैटर्न नहीं अपनाए जाएंगे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जाएगी, उसके लिए जो नया कानून बना है पेपर लीक को लेकर उसका उल्लेख किया गया है। हाँ, ये सही है कि नीट और नेट जैसी जो प्रमुख परीक्षाएं हैं उसका पेपर लीक को लेकर जो तार खुलते सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है और भयावह, मैं कहूँगा भयावह शब्द भयावह है। और यही पैटर्न आपके राज्य परीक्षाओं में भी हो रहा है। जो लोकसभा आयोग की राज्य की परीक्षाएं हैं हाँ। उसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की एक चर्चा चल रही कि 2500 रुपए में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर बिका, वो भी चर्चा चल रही। तो मुझे लगता है इसके लिए समग्र कानून की आवश्यकता है और समग्र कानून के लिए सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को, जिस तरीके से अभिभाषण में बाकायदा इसका जिक्र किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से संदेश साफ दे दिया गया है कि सरकार जो है वो बिल्कुल आक्रामक अंदाज में इन तमाम मुद्दों पर कदम अपने आगे बढ़ाएगी। जो विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि सरकार को वो घेर लेंगे, नीट परीक्षा में धांधली का मामला, उससे सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, अभिभाषण से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर है। बैकफुट पर आने की बात ही नहीं है और ये बहुत गंभीर मसला, जैसे राकेश जी ने जिसका जिक्र किया कि भयावह है। नीट की जो परीक्षा में जिस तरह से 48 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ, नेट को लेकर जो हुआ और उसके पहले भी कई पेपर लीक हुए, उसको समग्र तौर पर सरकार ने देखा और उस पर एक कड़ा कानून बनाया और उसके बाद लगातार जांच हुई। लेकिन परेशानी कहाँ हुई, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी हालांकि कंटिन्यूटी में शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन वो पहली बार में ही फंबल कर गए मतलब कि वो उस बात को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए। सरकार का रुख साफ था लेकिन एक एड्रेस करने में, परसेप्शन बनाने में भी होता है, तो वो मुझे लगा कि उससे सरकार को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा। का वो हिस्सा जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर, परीक्षा में सुधार को लेकर जो बातें कही गई हैं वो जरा सुना देते हैं पहले दर्शकों को, फिर आगे बात करेंगे। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई
पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। तो पेपर लीक को लेकर संसद ने कड़ा कानून भी बनाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिस्सा आप सुन रहे थे और ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन परिसर से अब वापस राष्ट्रपति भवन की ओर निकलता हुआ। आज अभिभाषण का मौका था, राष्ट्रपति आई संसद भवन परिसर में, नई संसद में राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण पढ़ा और अब ये काफिला आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का वापस लौटता हुआ। राष्ट्रपति का अभिभाषण जिससे मोदी 3.0 का विजन क्या रहने वाला है, आने वाले समय में सरकार किस दिशा में देश को आगे लेकर बढ़ेगी, कैसे विकास के साथ विरासत, ये जो मंत्र है उसी के जरिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने की सरकार की मंशा है। ये वो तमाम बड़ी बातें जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में रखी और वो सवाल जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष की घेराबंदी करता रहा, चुनाव के पहले से लेकर चुनाव के बाद तक, उन कमोबेश तमाम मुद्दों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात रखी गई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया जिसमें बेहद महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली बात का जिक्र करके राष्ट्रपति ने जिस तरीके से ये साफ तौर पर कहा कि ईवीएम जो है, ईवीएम ने हर कसौटी को पास किया है, हर कसौटी को पार किया है। और ये तमाम बातें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इन्हीं तमाम मुद्दों पर विपक्ष कहीं ना कहीं कटघरे में संस्थाओं के जरिए केंद्र सरकार को खड़ा करता आया है। तो संसद में जनहित को प्राथमिकता मिलेगी, ये सदी भारत की सदी है। ये वो तमाम बातें जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में रखी। इसमें बधाई नए सांसदों को देने के साथ ही चुनाव आयोग को बधाई, शानदार तरीके से दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के लिए दी गई। और अब आप ये देख रहे हैं राष्ट्रपति का काफिला वापस लौटता हुआ। वो विजय चौक वाला इलाका, उसको पार करके अब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच से गुजरता हुआ रायसीना हिल वाली तस्वीर आप देखेंगे और वहां से वापस राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति का ये काफिला। दिल्ली में आज मौसम सुहाना बना हुआ है, इंद्रदेव मेहरबान है, बादल छाए हुए हैं और ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो और सुखद नजर आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें, उसी को लेकर एक एक कर जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी 3.0 का जो इकोनॉमिक रोड मैप है वो भी सामने रखा। देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक कदम नजर आएंगे। सरकार ने महिला सशक्तिकरण की नई शुरुआत की है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया जा रहा है। सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। मतलब पिछले 10 साल में एक तरीके से जो उपलब्धियां सरकार की रही हैं उन सबको गिनाते हुए और आगे आने वाले 5 साल में किस तरीके से जो पहला पड़ाव 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने का रहने वाला है, वो देश को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर पूरा होगा, उसका जिक्र भी राष्ट्रपति के आज के इस अभिभाषण में। और ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका देश की आधी आबादी की रहने वाली है, इसीलिए महिलाओं का जिक्र करते हुए कि कैसे महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, उनमें कौशल बढ़ाने के लिए और सम्मान भी बढ़े, इस पर भी सरकार का फोकस। सुनिए। आज का भारत दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है।
जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रही हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का यह भी एक बेहद अहम हिस्सा रहा, जिसमें राष्ट्रपति ने बताया कि किस तरीके से आज के दौर में कुछ चिंतन और मनन करने की इस रूप में जरूरत है कि आज जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी हमने देखी और बड़े बड़े भूकंप का सामना दुनिया के कई हिस्सों में करना पड़ रहा है और साथ ही वो युद्ध की विभीषिका जिससे दुनिया को गुजरना पड़ रहा है, इस सब के बीच आज का जो भारत है, आज का भारत समाधान देने वाले देश के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ दुनिया भर में नजर आ रहा है। विश्व बंधु के तौर पर भारत की जो एक पहचान बनी है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और ऐसे में आने वाले समय में भी भारत यूं ही विश्व बंधु के साथ विश्व गुरु के तौर पर आगे दुनिया में अपना कदम बढ़ाएगा। मुझे लगता है ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु इस अभिभाषण का रहा। प्रोफेसर चंद्रचूड़, बिल्कुल, आप देखें तो ये मुझे तो लगता है और सबको पता है कि ये सरकार निरंतरता में चली आ रही सरकार है और जो रोड मैप आज अभिभाषण से हमको सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, वो दरअसल वही है कि निष्ठा अच्छी है, नीयत अच्छी है और एक जो फ्यूचरिस्टिक विजन हो सकता है कि भारत किस प्रकार से अमृतकाल के इस आरंभिक दौर में एक विकसित भारत किस प्रकार से बनाया जा सकेगा, उसी संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो प्रारूप हमें प्राप्त दिखता है वही दिखा है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल तय है कि भारत उन्हीं नीतियों का अनुसरण करता रहेगा जिनकी स्थापना नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहले 2 सरकारों में की गई थी और उसी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की भी कोशिश की गई। जन कल्याण का इसमें एक मुद्दा रहेगा, महिलाओं के प्रति उनका संवर्धन हो, उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो, उनके एम्पावरमेंट में बढ़ोतरी हो, तो महिलाओं के लिए जो समाज का वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए इनसे सभी प्रकार की एक कल्याणकारी राज्य की जो छाप दिखती है संविधान में, उसके प्रति समर्पण और उसके साथ साथ एक अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से भारत अपनी छाप छोड़ पाएगा, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्बिट्रेशन करने की भी जो पहल भारत करती रही है। सही ध्यान खींचा, जो जिक्र यहाँ पर राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी किया कि साहब जो नीति है, जो नियत है, जो निष्ठा है, उस पर देश ने भरोसा किया है और इसी वजह से लगातार तीसरी बार मेरी सरकार को देश के लोगों ने मौका दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण की ये बड़ी बात है और इसको लेकर जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है उनकी त्वरित टिप्पणियों का सिलसिला लगातार जारी है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, मोदी 3.0 का रोड मैप सामने है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से जानते हैं कि जिस बात का जिक्र आज सुबह आप कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये कहना सही होगा कि नए संसद भवन में, नई लोकसभा में राष्ट्रपति का वो पहला अभिभाषण बिल्कुल आज देश ने देखा। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और देखिए राष्ट्रपति ने जो बातें कही हैं, कमोवेश इन्हीं बातों का हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि किस तरह से संविधान को लेकर भी बातें होंगी, सीए का जिक्र किया गया है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश के अंदर और बाहर जो है देश को तोड़ने की बात करती हैं, लेकिन हमारी सरकार का मकसद ये है कि देश को विकसित भारत बनाना, मजबूत भारत बनाना, युवाओं का, नारी शक्ति, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। लेकिन जिस समय राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था, मैं सदन के अंदर ही वहां पर मौजूद था और कुछ एक ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के विपक्ष लगातार वहां पर नारेबाजी भी कर रहा था। हालांकि राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था, लेकिन जैसे जब जिक्र हुआ इमरजेंसी का, तो विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई और सरकार की तरफ से शेम के नारे लगाए गए, एनडीए की जो तमाम जो है पार्टियां थी। उसके अलावा जब वहां पर जिक्र हुआ सीएए का, तो फिर जो वहां पर विपक्ष की तरफ से, खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि लेकिन इसको लेकर के देश भर में प्रदर्शन भी हुआ। इस तरीके से कुछ ऐसे मुद्दे जरूर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था और जब अभिभाषण खत्म हुआ है तो उस दौरान विपक्ष की तरफ से एक आवाज जरूर उठाई गई कि नीट पर राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं बोला। तो इस तरीके से भी जो है कुछ एक ऐसे पल जो कि शायद जो है कैमरे पर उस समय आप लोगों को नजर ना आए हो, लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त सदन के अंदर था, तो इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष की जो है लगातार टिप्पणियां भी सामने आई हैं और कुछ एक मुद्दों पर उन्होंने अपना मतभेद भी जाहिर किया। जी बिल्कुल, और अब इंतजार रहेगा विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाओं का, क्योंकि धीरे धीरे कर अब वो जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, संसद भवन परिसर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ
आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन, संसद भवन परिसर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने अभी 26 जून को ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ये प्रदर्शन करती हुई, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने समय से जब जांच चल रही थी, ईडी ने पहले गिरफ्तार किया हुआ था, सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल थे, अब जबकि राहत मिलने की संभावना अरविंद केजरीवाल को बढ़ रही थी, तो फिर दुर्भावना से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सुनिए जरा नारे कैसे लगाए जा रहे हैं। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। तो सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को। आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब अगर यही एक्शन करना था तो इतने समय से सीबीआई क्या कर रही थी। अचानक से उस समय टाइमिंग को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि उस समय जब अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की संभावना बढ़ रही थी, तब अचानक से सीबीआई की एंट्री हो जाती है और तब अचानक से सीबीआई आकर गिरफ्तार कर लेती है। अभी का अपडेट तो आप जानते ही हैं, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल 3 दिन सीबीआई की रिमांड पर हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है चर्चा या संग्राम संसद में आज क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो तेवर तल्ख पहले ही दिखा दिए गए हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण का भी बहिष्कार किया गया है और विपक्ष ने कमर कस ली है राकेश शुक्ला जी घेरने की सत्ता पक्ष को। मान लीजिए आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया टाइमिंग का। अब इसमें टाइमिंग देखिए कि चुनाव नतीजे आए, एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन यहाँ पे अलग थलग होता हुआ दिख रहा है। जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, मुझे लगता है इस मुद्दे पे भी प्रदर्शन में भी उनको साथ में खड़े होना चाहिए। लेकिन जो इंडिया गठबंधन लगातार ये दावा कर रहा, 234 का आंकड़ा लेके चल रहा था, वो इंडिया गठबंधन किस तरीके से दरक रहा है, ये 5-6 सांसदों की उपस्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है। तो और इंडिया गठबंधन में अगर मुद्दों के आधार ये पर तो सब अलग सरकार हो के लिए जाएगा। रास्ता आसान हो जाएगा ना विजय जी, फिर तो मतलब सदन आराम से चल पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी ने तो जैसे ही चुनाव नतीजा है उसके बाद ही साफ कर दिया कि ये जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था वो खत्म हो गया, इसलिए वो नजर नहीं आ रहे। 34 का आंकड़ा लेके तो इंडिया गठबंधन का दावा किया जा तो रहा है, अलग अलग मुद्दों पर करते रहेंगे, लेकिन टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है जो आम आदमी पार्टी कर रही है कि आप देखिए जिस दिन ये वैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने हिसाब से काम करते हैं कब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद केजरीवाल साहब को जमानत मिल जाए, तो उससे पहले हालांकि केजरीवाल साहब ने खुद ने ही अपनी पिटीशन को वापस ले लिया, एप्लीकेशन को वापस ले लिया और वो जमानत वाला मसला आगे नहीं हुआ क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरह की सख्त टिप्पणी की थी। लेकिन ये आशंका खासतौर से आम आदमी पार्टी की, कुछ और लोगों की भी है कि उसी दिन सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिहा भी कर देता है तो सीबीआई दूसरे मसले को लेकर उनको गिरफ्तार करके रख सके और 3 दिन का रिमांड उनको मिल गया। लेकिन जो राकेश जी बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद में क्या इस तरह के व्यवहार से वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे इस सरकार को चुनौती दे पाएंगे। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, देखिए चुनाव से पहले जिस तरीके से एकजुटता विपक्ष की तरफ से दिखाई जा रही थी ना कि सब मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और ये बदले की राजनीति की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, क्या उस तरीके की विपक्षी एकजुटता अब जबकि चुनाव नतीजे आ गए तब भी देखने के लिए मिलेगी? इस पर भी आगे बात करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी उसने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर लिया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक अंदाज में मोदी सरकार के खिलाफ और इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार कर दिया। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया है और शिवसेना उद्धव गुट भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में आई है। आपातकाल से भी ऊपर ये तानाशाही, ये कह रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई।
और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। दीपक, राष्ट्रपति के अभिभाषण के मामले में बहिष्कार करके आम आदमी पार्टी बाकी विपक्षी दलों से एक अलग स्टैंड लेती हुई नजर आई है। सदन में भी यकीनन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश में होगी। क्या वहां पर अन्य विपक्षी दलों का साथ मिलेगा या वहां पर भी अकेला ही इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा आपको? दीपक। रोमाना, कल ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उनसे मुलाकात की, संजय सिंह ने बातचीत की और उन्होंने अपने समर्थन देने की बात भी कही है। संजय राउत से भी बात हुई है संजय सिंह की, जो संजय सिंह ने जानकारी दी, उन्होंने भी समर्थन देने की बात की है। तो आने वाले दिनों में कई सारे नेता जो हैं विपक्ष के, वो संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ खड़े ज़रूर नजर आ सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर संजय सिंह ने ये कहा कि ये सिर्फ उनकी पार्टी के साथ नहीं हो रहा है। आप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ईडी की जो बात कर रही है, उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ किया जा रहा है। या तो किसी को समन पर बुलाया जाता है, या तो किसी को जेल में डाल दिया जाता है, या किसी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। तो ऐसे में सभी को साथ आने के लिए संजय सिंह ने अपनी कोशिश शुरू कर दी है और यही वजह है कि आज अभिभाषण का इस तरीके से बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया। और आने वाले दिनों में जब संसद में चर्चा शुरू होगी तो इसको पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी उठाने की तैयारी में भी है। तो मतलब फिर तो प्रोफेसर चंद्रचूड़, बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। फिर तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रोफेसर चंद्रचूड़ कि ये वो मुद्दा है जो चुनाव से पहले भी लगातार विपक्ष उठाता रहा है, और ऐसे में अब जबकि अचानक से गिरफ्तारी हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया उनको दोबारा, तो फिर तो अब ये मामला और गर्माएगा और विपक्ष को नया हथियार मिल गया है वार करने का सत्ता पक्ष पर। नहीं, ये हथियार मिल गया है सत्ता पक्ष पर वार करने का, या खुद का ही वो अपने आप पर वार कर लेंगे, ये तो समय बताएगा। पर मुझे ये लगता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया में वादी प्रतिवादी दोनों को हक होता है, वो अपनी बात न्यायालय तक ले जा सकते हैं। और न्यायालय जो है इसी प्रकार, इसीलिए हमारे पास न्यायालय की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। निम्न न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय। पर ये तो दो अलग अलग मामले हो गए ना। एक तरफ तो न्यायिक अदालत में जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है अदालतों के अंदर, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स इस मामले पर हो रही है। अभी हम पॉलिटिकल एंगल पर अगर बात करें तो जी नहीं, पॉलिटिकल एंगल पर आप हम बात कर सकते हैं। जो एक न्यायालय में मामला चल रहा है, लंबित मामला है, अगर उसको आप ढाल बनाकर जो राजनीतिक बहस का मुद्दा है या जो राजनीति में काम चल रहा है उसको अगर उस पर आप अधिरोपित करेंगे तो उससे राजनीतिक जो हानि है वो उन्हीं दलों को होती है जो ऐसा करने की कोशिश करते रहे। आप बरसों से देख रहे हैं कि ऐसा होता रहा है। लेकिन विपक्ष तो यहाँ पर इस मुद्दे के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है ना। और चुनाव के दौरान प्रचार में भी हमने सुना किस तरीके से मंच पर भी एकजुटता दिखाई जा रही थी और कहा जा रहा था साहब पहली बार ऐसा हो रहा है, दो मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो अब ये रार और बढ़ेगी? हाँ, निश्चित बढ़ेगी। और ये देखिए, इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप तो दिया ही गया है। चुनाव पूरा लड़ा गया। दिल्ली में तो पूरा चुनाव इसी बात पे लड़ा गया कि अगर आपको लगता है मुझे जेल भेजा जाना चाहिए तो आप मुझे मत वोट करिए, नहीं भेजा जाना चाहिए तो वोट कीजिए। तो बात तो राजनीतिक लाभ लेने की है ही। लेकिन मेरा यह मानना है बेल जो है भारत के कानून में, सिस्टम में नॉर्म है, और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल दी थी तो ऐसा है कि इसमें अगर लोअर कोर्ट से बेल मिल चुकी थी उसके बाद जिस तरह की एजेंसीज ने हड़बड़ी दिखाई है उसमें लोगों को कहीं ये मैसेज जाता है कि क्या एजेंसीज का पहली प्रायोरिटी ये हो गई है कि उन्हें किसी भी तरह से बेल ना हो। ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि लोगों के दिमाग में भी ऐसा जाए। और खुद हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाई कोर्ट की बात पे कि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी दिखाई जा रही है। तो असामान्य सी चीजें होती हैं तो लोगों को राजनीतिक लाभ लेने का मौका भी मिलता है। राकेश जी, आपको लगता है कि आज जब सदन में हम कार्रवाई आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो फिर ये अरविंद केजरीवाल वाला मुद्दा जिसको लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण तक का बहिष्कार आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, वो गूंजता हुआ सुनाई पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सीबीआई के मुद्दे पे या अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे पे कौन कितना आगे बढ़ पाएगा इंडिया गठबंधन में, नंबर 1। दूसरा, जो आपने एक हेडिंग दी है कि क्या बढ़ेगी सरकार की टेंशन, मुझे लगता है ये टेंशन आम आदमी पार्टी के अंदर बढ़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितने दिन तक जेल में रहेंगे उतने दिन तक आम आदमी पार्टी को एकजुट रखना कठिन होगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ भी नेतृत्व को लेकर एक प्रतिस्पर्धा तैयार हो और उसके चलते आम आदमी पार्टी में टेंशन बढ़ना तय है।
तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। और इंडिया गठबंधन की एकजुटता बनाना, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। मुझे लगता है अभी कुछ देर में सेशन शुरू होने वाला है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधा घंटे बाद वो कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो इस मुद्दे को विपक्ष जो है इमरजेंसी की, जो अघोषित इमरजेंसी की बात हो रही है और जो सरकार इमरजेंसी को मुद्दा बना रही है, उसी के रेफरेंस में इस बात को भी जोड़कर विपक्ष पूरी तरह से दिखाएगा, ताकि ये भी लगे कि एकजुटता बनी हुई है और दोनों इश्यूज में शामिल हो जाए। तो मुझे लगता है वो इमरजेंसी का जो सरकार ने कार्ड खेला है, या जो बात की गई है अध्यक्ष के चुनाव के बाद जो प्रस्ताव पारित किया संसद ने और फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया गया, तो वो जाहिर है उस पर वो आक्रामक होगा जैसे ही हाउस शुरू होगा। और उसमें ये एक कारण बनाया जाएगा कि देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब को सीबीआई ने गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो इसको दोनों को मिलाकर सरकार के लिए कोई उस तरह का टेंशन नहीं हो रहा, लेकिन सरकार को इस बात का जवाब देना होगा। और आम आदमी पार्टी के लिए जो टेंशन राकेश जी बात कर रहे हैं वो अलग तरीके का मुद्दा है, वो तो हो ही रहा है उनके लिए। बिल्कुल, वो एक तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस, लेकिन इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, जैसे केजरीवाल के पीछे वो तो है ही। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए कल जिस तरीके से वो इमरजेंसी वाला जिक्र हुआ, जो लोकसभा में स्पीकर की तरफ से प्रस्ताव लाया गया, उस मौके पर एक सिचुएशन ऐसी देखने के लिए मिली कि पूरी तरीके से अलग थलग पड़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई। और अब ये अरविंद केजरीवाल का मुद्दा, जिसको लेकर आज हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही थी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करती हुई नजर आई। मतलब कहने को इंडिया एक है, लेकिन ये अलग अलग एजेंडे और अलग अलग एजेंडों पर अलग अलग विपक्ष के दल अलग थलग से पड़ते हुए नजर आते हैं। मतलब ये यूनिटी पर एक प्रहार। देखिए रुमाना जी, कई जगह आप अंतर्द्वंद देखेंगे। जिन लोगों ने जिन चीज़ों को अनैतिक कहा हुआ है, अगर वो खुद ही वो अनैतिक कार्य करेंगे तो किस प्रकार से उसका क्या प्रतिरूप होगा, ये सामने है। ये बात ठीक है। हमारे मित्र ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि केजरीवाल जी चुनाव में गए थे और चुनाव में उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बाहर देखना चाहते हैं तो आप मुझे वोट दीजिए, और देखा हश्र क्या हुआ, किसको क्या वोट मिला। मतलब जनता भी यही चाहती कि वो अंदर ही रहें। और रहा सवाल, मुझे लगता है राकेश शुक्ला ने बहुत बढ़िया ये बात कहा कि आप देखिए कि टेंशन तो ये आम आदमी पार्टी के लिए है, उनकी लेजिटिमेसी के लिए है, उनके नेतृत्व के लिए है। जिस प्रकार से अतिशी जी अस्पताल में हैं, उनकी सेहत सुधरती रहे ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से लोग अब अतिशी जी की तरफ जा रहे हैं, या जिस प्रकार से अतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह अपने आप को स्थापित करने के लिए अब वो एक नई घुड़दौड़ में लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दल के स्थायित्व और खास करके आम आदमी पार्टी के अपने लेजिटिमेसी पर बहुत बड़ा संकट है। जहां तक सवाल सरकार का है या संसद का सवाल है, मुझे लगता है कि संसद में इस प्रकार की छोटी मोटी बातों को उठाकर अगर वो एक नया रूप देना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि उसका लॉस सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को या ऐसे उन तत्वों को होगा, क्योंकि ये नया संसद है, अभी नया शुरुआत हुई है इसकी 18वीं संसद की। मुझे लगता है कि इस भाई अभी जो है वो सहयोग और सृजनात्मक राजनीति का समय है। ये चुनाव के आसपास होता तो फिर भी समझ में आता। अभी तो मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं, जो नए सोच है, जो नई सृजनात्मकता, नई ऊर्जा का संचार होना चाहिए इस नए संसद में, ये बाकी ये इस प्रकार की वो तो नजर नहीं आ रहा है ना, वो तो नजर नहीं आ रहा है। स्पीकर तो छोड़िए, प्रोटेम स्पीकर तक के लिए वो नजर नहीं आया। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ अभी जिन दो कंट्रास्टिंग मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं, इमरजेंसी का मुद्दा, और इमरजेंसी का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस के लिए कमजोर नस साबित होता है, अन्य विपक्षी दलों को भी जो वैसे तो साथी उसके हैं लेकिन खुलकर उसके समर्थन में आने में दिक्कत होती है। क्या उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल का मुद्दा बनने वाला है कि अन्य विपक्षी दलों को आम आदमी पार्टी के साथ आने में समर्थन करने में दिक्कत हो? फ्लोर कोऑर्डिनेशन एक बहुत आसान काम नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं इंडिया अलायंस के पास, और बहुत तेजी से डायनेमिक सिचुएशन है, रोज हर घंटे पे सिचुएशन बदल रही है। उसमें जो इमीडिएटली कंसर्न्ड है वो बहुत तेजी से उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन फ्लोर कोऑर्डिनेशन हमेशा से मुश्किल काम रहा है इतनी पार्टियों के बीच, और डायनामिक सिचुएशन में जब अचानक से कोई डेवलपमेंट होता है और उस समय में सभी पार्टियों को साथ लेना, यहाँ तक कि इतना बड़ा मुद्दा था कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना या नहीं, उसमें भी दो बड़ी इंडिया अलायंस की पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी रही। ये बात सच्चाई है। शुक्ला जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाला मुद्दा ये तो वो मुद्दा है ना जिस पर विपक्ष चुनाव प्रचार से पहले तो कमोबेश सब एक राय थे ही, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर साथ आने में सदन के भीतर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंडिया गठबंधन को? दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी कि आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था सुशासन और स्वराज पे। गठन होने के बाद उन्होंने रामलीला मैदान में बड़े बड़े दावे किए, दिल्ली की जनता ने उनको सपोर्ट किया,
दिल्ली का मॉडल पेश करके वो पंजाब में जीते। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, पंजाब में उन्होंने कांग्रेस से सत्ता छीनी, और जिन राज्यों में जा रहे हैं उन राज्यों में कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा बात, जल बोर्ड और शराब घोटाले का जो इशू है वो किसने रेस किया, किसके रेस करने से किसकी आपत्ति पर इनको जेल हुई। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक मंच पे खड़ा करने में बाधक बने। बिल्कुल। और तीसरी बात इसमें मुझे भी लगता है एक जोड़ देनी चाहिए कि आने वाले समय में हरियाणा में भी तो विधानसभा चुनाव है ना इसी साल में, और वहां पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने आकर चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों तरफ से साफ कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या साथ आ पाएगा अब विपक्ष उस रूप में जैसा कि 24 चुनाव में मोदी को घेरने के लिए सब साथ आए थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के नेता हैं तारिक अनवर, कह रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में घिसी पिटी बातें थी, और किस तरीके से हमला कर रहे हैं वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सुनाते हैं आप। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया जो होगी कि घिसी पिटी बातें दोहराई गई हैं। हर साल जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसी में शब्दों का खाली हेरा फेरी है और सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। फिर वही विकसित भारत की बात कही गई है, फिर लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि 2027 में होगा, 2039 में ये होगा। तो ये आश्वासन सुन के लोग थक चुके हैं। सर, नीट को लेकर के आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी नीट पेपर लीक का जिक्र था कहीं ना कहीं, हाँ, और कहा गया कि ये दलगत राजनीति से ऊपर की बात है और इस पर कार्रवाई सरकार कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, नीट का जहाँ तक मामला है बहुत पहले से ही चल रही है बात, लेकिन पहले तो सरकार उसको टाल मटोल रही थी, उसको पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये जब ये छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया और उनके अंदर असंतोष पैदा होने लगा, तब सरकार को मजबूरन इस मामले को CBI को देना पड़ा और ये वादा करना पड़ा कि हम इसकी छानबीन करेंगे और लोगों को सज़ा देंगे। लेकिन जब तक दोषी को सज़ा नहीं मिल जाती है तब तक छात्रों को मुश्किल है। एक आखिरी में, संविधान खतरे में जो नैरेटिव आप लोग चला रहे हैं उसके जवाब में इमरजेंसी की याद बार बार दिलाई जा रही है। हमने एक दिन पहले देखा स्पीकर के चुनाव के बाद इमरजेंसी पर प्रस्ताव आया, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र था और एक प्रकार से निंदा थी कि ये इस पर क्या जवाब है? इसका जवाब बहुत स्पष्ट है कि ये घिसी पिटी बातों को लाते हैं, जो कह सकते हैं बड़े मुद्दे को उखाड़ने की जो कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की, तो हमेशा पुराने इतिहास को लाने की कोशिश करते हैं, नया इतिहास बनाने की बात नहीं करते। ठीक है, शुक्रिया तारिक साहब बात करने के लिए। जयनेंद्र कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस सांसद हैं तारिक अनवर को आप सुन रहे थे, सिरे से खारिज कर दिया। कह रहे हैं राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसमें वही घिसी पिटी पुरानी बातें और आश्वासन दोहराए गए हैं। इससे ज्यादा तो और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया की वजह जी। बिल्कुल ठीक बात है, उनका कहना एक राजनीतिक वो बयान है, उसको देखना चाहिए, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि सरकार ने कंटिन्यूटी रखी है और अपनी योजनाओं में उसी बात को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि देश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, जिसमें सब बातों का उन्होंने जिक्र किया। ठीक है। अब आज जो है वो मुझे नहीं लगा कि तारिक साहब बोलेंगे कि EVM पर भी चर्चा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से EVM को लेकर बात की है, चुनाव आयोग को लेकर बात की है, और तारिक अनवर साहब तो बहुत लंबे समय बाद संसद में लौटे हैं, तो शायद अब उनका भी भरोसा बढ़ा होगा। बिल्कुल। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरीके की पहली प्रतिक्रियाएं आनी है, अभी धन्यवाद प्रस्ताव होगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी मूड सेट होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आक्रामक रहेगा पूरा माहौल। निश्चित तौर पे, क्योंकि अभिभाषण में जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के 10 साल के कामकाज की जो फहरिस्त प्रस्तुत की गई है, उससे सरकार ने साफ कर दिया है कि 29 तक सरकार उसी रास्ते पे चलेगी जिस रास्ते पे वो चलती आई है। उसके लिए विपक्ष की तरफ से चाहे जो स्पीड ब्रेकर तैयार किया जाए, वो उस स्पीड ब्रेकर की परवाह नहीं करेगी। और यही बुनियादी बात है। विपक्ष दरअसल इसी को लेकर आपत्ति दर्ज करवा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि 29 तक ये सरकार 24 से 29 के बीच ऐसी चलनी नहीं चाहिए जैसे 14 से 24 तक चली है, क्योंकि इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। इसीलिए तो ये टकराव की स्थिति आर पार ज्यादा घमासान बढ़ता हुआ पक्ष विपक्ष के बीच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।